दोस्तों स्वागत है आपका कहानी के एक और शानदार और दिल छू लेने वाले भाग में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। रात के अंधेरे और स्टेशन की टिमटिमाती पीली रोशनी के बीच खड़े उन चार सिपाहियों को देखकर समीर को लगा कि शायद उनकी यह भाग दौड़ यहीं खत्म होने वाली है। जर्मन शेपर्ड कुत्ता जमीन सूंघ सूंघ कर ठीक उनकी अंधेरी पनाहगाह की तरफ ही बढ़ रहा था। परिचित ने डर के मारे जस्टिस वर्मा का हाथ कसकर पकड़ लिया था और समीर के कंधे का सहारा लेकर खड़े बुखार में तप रहे कपिल के मन में बस एक ही ख्याल था, क्या किस्मत कानपुर के इस धूल भरे स्टेशन पर ही उनके खून की आखिरी बूंद बहाना चाहती है। कुत्ता थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि अचानक स्टेशन को मुख्य दरवाजे की तरफ पुलिस का एक तेज सायरन बज उठा। पैपों की आवाज के साथ ही हूटर बजाता 3 एसयूवी का काफिला प्लेटफार्म के सामने वाली सड़क पर आधम का। चारों तरफ मौजूद पुलिस वालों में अचानक एक हड़बड़ी मच गई। जिस सिपाही ने कुत्ते की जंजीर पकड़ रखी थी उसे वायरलेस पर एक कर्कश निर्देश मिला और उसने एक ही झटके में कुत्ते को घुमा लिया। वीआईपी का आना जाना है, मंत्री जी आ रहे हैं, दरवाजा खाली करो, सिपाही ने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया। पल भर में ही पुलिस वाले उस अंधेरे दरवाजे को छोड़कर सामने वाले वीआईपी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। समीर समझ गया कि किस्मत ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा है। चल परिचित, यही मौका है, समीर ने फुसफुसा कर कहा। वे टूटी ईंटों की दीवार से सटकर अंधेरे को अपनी ढाल बनाकर स्टेशन के अंदर घुस गए, लेकिन प्लेटफार्म पर कदम रखते ही उनका खून एक बार फिर जैसे जम गया। पूरा प्लेटफार्म पुलिस ने खचाखच भरा था। रात 8 बजे वाली दिल्ली पैसेंजर के सामान डिब्बों में चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस का लाठी चार्ज चल रहा था। आम मुसाफिरों को गर्दन पकड़कर बाहर निकाल जा रहा था ताकि मंत्री जी के सगे संबंधियों के लिए डिब्बे खाली कराए जा सकें। समीर की पारखी नजरें तब ट्रेन के बिल्कुल आखिरी सिरे पर गईं। इंजन की उल्टी दिशा में गार्ड के डिब्बे से ठीक पहले एक बिना खिड़की वाली काले रंग की बोगी पार्सल वैन, जहां मुसाफिरों के बजाय माल अवाब और बर्फ से भरी मछली के बक्से जाते हैं। लोहे का आखिरी खिसकने वाला दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ थोड़ा सा खुला, लेकिन परिचित अभी तक उनके साथ नहीं था। ट्रेन के चलने का सीटी बज चुका था। परिचित कहाँ रह गया? जस्टिस वर्मा ने चिंतित स्वर में कहा। ठीक उसी पल प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से परिचित पागलों की तरह दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा गंदा सा पॉलीथीन का पैकेट था। ट्रेन अब धीरे धीरे रेंगने लगी थी। परिचित ने चलती ट्रेन की उस पार्सल बान के दरवाजे पर आकर छलांग लगा दी। समीर और कुली ने मिलकर उसे अंदर खींचा ही था कि बाहर से दरवाजा जोर से बंद हो गया। खट से दोबारा ताला लगने की आवाज आई। अंदर खुद अंधेरे का एक नरक था। कहाँ गया था तू? पागल है क्या? समीर ने अंधेरे में हाँफते हुए पूछा। परिचित फर्श पर बैठकर फपक फपक कर रो पड़ा। सुबह से कुछ नहीं खाया था समीर दा, मेरी जेब में सिर्फ 25 रुपए थे। मैं प्लेटफॉर्म के उस तरफ वाले स्टॉल पर कुछ खाना लेने गया था, लेकिन उतने पैसों में किसी ने कुछ नहीं दिया। परिचित ने अंधेरे में पॉलीथीन खोला। उसके अंदर से निकली सिर्फ 4 सूखी वासी रोटियां और 2 छोटे केले। 4 जवान भूखे मर्दों के लिए बस इतना ही जुट पाया। सत्ता से हार कर जब इंसान सड़क पर आ जाता है तो भूख कितनी अमानवीय हो जाती है, यह बात आज वे रग रग में महसूस कर रहे थे। ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया और रफ्तार पकड़ ली। लोहे के पहिया और पटरी के घर्षण की एक तीखी आवाज ने पूरी बोगी को कपा दिया। फर्श पर इधर उधर बिखरे विशाल थर्माकोल के बक्सों से बर्फ का पानी रिस रिस कर बह रहा था। उस पिघली बर्फ के पानी में मिली हुई मछली की कच्ची तीव्र दुर्गंध, ऑक्सीजन की कमी और इस गंध से परिचित को उल्टी आ गई। समीर और परिचित ने मिलकर कपिल को उसी बर्फ के पानी और मछली की गंदगी से सने फर्श पर लेटा दिया। कपिल को 104 डिग्री बुखार था, कपकपा देने वाला। वह गंदा पानी उसके कपड़ों को भेद कर हड्डियों तक सैरन दौड़ा रहा था। परिचित ने एक केला और एक रोटी जस्टिस वर्मा की तरफ बढ़ाई। जस्टिस वर्मा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट के एसी कमरे में गुजारी थी, आज एक गंदे गीले मछली के बक्से पर बैठे थे। उन्होंने रोटी नहीं खाई। वह कपिल को दे दो। परिचित जस्टिस वर्मा ने एक गहरी थकी हुई सांस छोड़कर कहा। उसके शरीर को थोड़ी ताकत चाहिए। कपिल ने आंखें मूंद ली। उसने रोटी नहीं खाई। भूख की तकलीफ अब उसे इस अपमान के आगे बहुत छोटी लग रही थी। अंधेरे में जस्टिस वर्मा की आवाज गूंजी।
उनके स्वर में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक गहरा दार्शनिक खालीपन था। जानते हो समीर, उस बुजुर्ग जज की आवाज़ ट्रेन के शोर में मिलकर एक अजीब सी चीख की तरह लग रही थी। पूरी जिंदगी उस ऊंची कुर्सी पर बैठकर मैंने सोचा कि मैं न्याय का रक्षक हूँ। मैंने सोचा कि कानून भले ही अंधा हो, पर वह कम से कम सच्चाई का पलड़ा भारी रखता है। लेकिन आज आज इस सड़ी मछली की बदबू ने मेरे अंधेरे में चूहे की तरह छिपकर बैठे हुए मैं समझ पा रहा हूँ कि कानून असल में मकड़ी के जाल की तरह है। जस्टिस वर्मा थोड़ा रुके। ट्रेन एक पुल के ऊपर से भयानक शोर करती हुई गुजर रही थी। मकड़ी के जाल में छोटी छोटी मक्खियां फंसकर तड़प तड़प कर मर जाती हैं। जस्टिस वर्मा कहते रहे, कपिल जैसे आम बेगुनाह पुरुष वही मक्खियां हैं, और राजवीर बंसल जैसे ताकतवर लोग पूरे बाज हैं जो उस जाल की परवाह किए बिना उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। मैं पूरी जिंदगी उस जाल का रखवाला था, और आज मैं खुद उसी जाल में फंस एक कीड़ा हूँ। समीर ने अंधेरे में जस्टिस वर्मा की ओर देखा। जिस दबंग वकील के नाम से कोर्ट रूम कांपता था, आज उसकी आवाज में भी एक अजीब सी हताशा थी। हम शायद पहले ही हार चुके हैं सर। समीर की आवाज़ सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी और बेजुबान थी। हम कानून की किताबें खंगाल रहे हैं और वे लोग के दिमाग से खेल रहे हैं। प्रिया की 2 बूंद आंसुओं की कीमत मेरी लॉ की डिग्री से कहीं ज़्यादा है। यह समाज कभी यकीन नहीं करेगा कि एक लड़की इतनी सफाई से झूठ बोल सकती है। हम दिल्ली जा तो रहे हैं, लेकिन इंसाफ किससे मांगेंगे? फैसला तो मीडिया और सियासत पहले ही कर चुके हैं। कपिल सब सुन रहा था। पर्स का वह बर्फीला गंदा पानी उसके गालों से बहकर कान के पास जमा हो रहा था। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं जताई। उसने इस चरम निराशा को स्वीकार कर लिया था। उसे लगा शायद यही उनकी नियति है। राजवीर और प्रिया के उस राजमहल के सामने वे बहुत तुच्छ थे। उसके अंदर जीने की सारी इच्छा, सारा गुस्सा जैसे इस बर्फीली पानी की ठंड में जमकर पत्थर हो गया था। वह सिर्फ इंतजार कर रहा था कि यह अंतहीन नरकीय पीड़ा कब खत्म होगी। घंटे 2 घंटे यूं ही बीत गए। ट्रेन के एक सर हिचकों के बीच भूख और थकान के मारे परिचित और जस्टिस वर्मा मछली के बक्सों पर सिर टिकाकर सो चुके थे। सिर्फ समीर अंधेरे में ताकता हुआ जाग रहा था। कपिल का शरीर बुखार से धनुष की तरह ऐंठ रहा था, लेकिन वह चूं तक नहीं कर रहा था। अचानक ट्रेन ने एक तेज, कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ तेज ब्रेक लगाया। पहिया और पटरी के घर्षण से बाहर आग की चिंगारियां छिटक उठी। समीर और परिचित छटक कर सामने की लोहे की दीवार से जा टकराए। बीच रास्ते में बिना किसी स्टेशन या सिग्नल के घने जंगल के बीच सरपट भागती ट्रेन अचानक आवाज करती हुई रुक गई। चारों ओर सन्नाटा, बस बहुत दूर से इंजन की एक कराहती हुई आवाज आ रही थी। समीर ने सांस रोककर दरवाजे का कान लगाया। बाहर रेल की पटरियों के पत्थरों पर कई लोगों के भारी जूते पहनकर दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे आवाजें इधर उधर ढूंढ नहीं रही थी। वे जैसे जानती थी कि उन्हें कहाँ आना है। वे आवाजें ठीक उनकी पार्सल वैन की तरफ ही बढ़ रही थीं। अगले ही पल पार्सन बेल के भारी लोहे के दरवाजे पर जोर से लात पड़ने की एक भयानक आवाज हुई। दरवाजा खोलो, जीआरपी अंदर जो भी है बाहर निकलो, वरना ताला तोड़ देंगे। बाहर से एक कर्कश रुकी आवाज की चीख सुनाई दी। उसी के साथ लोहे के दरवाजे की दरार के से एक शक्तिशाली टार्च की रोशनी बोगी के अंदर बर्फीले पानी में लेटे कपिल के बेजान चेहरे पर आ पड़ी। आधी रात के इस सुनसान जंगल में ट्रेन रोककर कौन उन्हें ढूंढ रहा है? स्थानीय जीआरपी या राजवीर का खरीदा हुआ कोई हत्यारा दस्ता? तो क्या ट्रेन के पार्सल वैन का यह लोहे का पिंजरा ही उनका ताबूत बन जाएगा? या दिल्ली की जंग शुरू होने से पहले इस सड़ी मछली की बदबू में सब कुछ खत्म हो जाएगा? दिल्ली के दिल में बसा एक बेहद आलीशान और गुप्त निजी क्लब। इस क्लब की सदस्यता पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। यहाँ दाखिल होने के लिए सत्ता के शिखर पर होना जरूरी है। क्लब का माहौल एकदम जादुई था। महोगनी की भारी लकड़ी की दीवारें, फर्श पर बिछे बेशकीमती विदेशी कालीन और छत से लटकता क्रिस्टल का एक विशाल झूमर। हवा में महंगे क्यूबन श्रृंगार हुए और बहुत पुरानी फ्रेंच वाइन की खुशबू घुली हुई थी। आज रात की ये पार्टी कोई मामूली जश्न नहीं था। ये एक खुफिया युद्ध कक्ष का विजय उत्सव था। कमरे के अंदर देश के कुछ सबसे प्रतिभाशाली राजनेता, बड़े बड़े मीडिया हाउस के मालिक और कई विदेशी गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे। और इस पूरी महफिल की जान बनकर खड़े थे राजवीर बंसल। राजवीर आज जबरदस्त मिजाज में थे। उन्होंने एक महंगा काला इतावली सूट पहन रखा था। उनकी आंखों में और चेहरे पर एक गहरा अहंकार और पैशाचिक जीत की खुशी साफ झलक रही थी। अचानक एक तीखी आवाज के साथ शैंपेन की बोतल का डाट खुला।
सफेद झाग वाली महंगी शैंपेन झलकने लगी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से वहां मौजूद प्रभावशाली मंत्री और मेहमानों के गिलास उठा लिए। कमरे की कानाफूसी धीरे धीरे शांत हो गई। सब समझ गए कि राजवीर बंसल अब कुछ कहने वाले हैं। राजवीर कमरे के बीच में खड़े हुए और अपना शैंपेन का गिलास थोड़ा ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी ठंडी मुस्कान थी। भद्र महोदयगण, राजवीर की दमदार आवाज क्लब के शांत माहौल में गूंज उठी। आज की ये रात हम सब के लिए एक ऐतिहासिक रात है। पिछले कई महीनों से हमने जो अचूक योजना बनाई थी, आज वो अपनी कामयाबी के चरम शिखर पर पहुंच गई है। मीडिया हमारी जेब में है। सोशल मीडिया पर हमारे फैलाए झूठे आंसुओं के वीडियो ने आम जनता को पूरी तरह दिमाग धोना कर दिया है। पूरा देश अब मानता है कि मर्द एक जानवर होता है और औरतें बेचारी, जिन पर हमेशा जुल्म होता है। मौजूद प्रभावशाली नेताओं ने सिर हिलाकर सहमति जताई। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, आपकी जनसंपर्क दल का कोई जवाब नहीं। राजवीर की देश की जनता अब इस बात को आंखें बंद करके निगल चुकी है। राजवीर एक संतुष्ट भरी मुस्कान के साथ हंसे, फिर उनकी आवाज और भी गंभीर और धारदार हो गई। अगले हफ्ते संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। राजवीर ने कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखते हुए ऐलान किया, और पहले ही दिन हम ये पारिवारिक सुरक्षा विधेयक 2026 पेश करेंगे और पास करवाएंगे। आप सब जानते हैं कि इस बिल के अंदर क्या लिखा है। इस बिल में साफ कहा गया है, पत्नी की कोई भी जुबानी शिकायत ही अंतिम सबूत होगी। किसी पुलिस जांच की जरूरत नहीं होगी, किसी मजबूत सबूत की जरूरत नहीं होगी। शिकायत होते ही पति और उसके परिवार को पहले गिरफ्तार किया जाएगा, और इस बिल में जमानत का कोई प्रावधान भी नहीं रखा गया है। राजवीर इस पल को रुके, फिर शैंपेन के गिलास से एक घूंट लिया। संसद में कोई भी विपक्षी नेता इस बिल के खिलाफ वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। राजवीर ने गहरे आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि जो नेता इस बिल का विरोध करेगा, कल सुबह के न्यूज उसे महिला दोषी का तमगा देकर उसका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये बिल पास होकर आएगा, और इस बिल के पास होते ही हमारे विदेशी दानदाताओं से आने वाले लाखों करोड़ों डॉलर के निधि का रास्ता भी हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। कमरे के अंदर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबने अपने गिलासों को टकराकर चीयर्स किया, लेकिन इस शानदार कमरे के बिल्कुल कोने में एक चमड़े के सोफे के पास प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथ में मॉकटेल का एक आधा पिया हुआ गिलास था। उसने एक डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी और गले में करोड़ों का हीरों का हार था। वो बिल्कुल किसी रानी की तरह लग रही थी। प्रिया दूर से यह पूरा जश्न देख रही थी। राजवीर के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में उतर रहे थे। प्रिया कोई अबला निष्पाप नारी नहीं थी। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कर रही है। कपिल के उस छोटे सीलन भरे 2 कमरों के फ्लैट में आम जिंदगी बिताते हुए उसका दम घुटता था। कपिल की ईमानदारी, उसकी मामूली सरकारी नौकरी, बस की भीड़ में सफर करना, ये सब प्रिया के लिए चरम विरक्ति का कारण था। वो अमीर बनना चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी, और उसी लालच में उसने अपनी मर्जी से बेहद ठंडे दिमाग से राजवीर के साथ हाथ मिलाकर अपने पति को घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसाया था। जब कपिल पुलिस की मार खाकर सड़क पर पड़ा था, प्रिया को जरा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि भी ये सोचकर खुश हुई थी कि अब वो फ्लैट और गुजारे भत्ते की मोटी रकम उसकी अपनी होगी। उसने जानबूझकर अपना आत्मसम्मान बेचकर राजवीर के इस करोड़ों के परियोजना का चेहरा बनना स्वीकार किया था। वो स्वार्थी थी, वो लालची थी, लेकिन आज इस निजी क्लब के कोने में खड़े होकर राजवीर का यह अंतिम ऐलान सुनकर प्रिया की रीढ़ में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कितने खतरनाक शैतान को जन्म देने में मदद की है। अगले हफ्ते बिल पास होगा, गैर जमानती धारा कोई जांच नहीं कोई होगी। राजवीर के शब्द प्रिया के सिर के अंदर गूंजने लगे। प्रिया सैर उठी, उसके हाथ में पकड़ा गिलास हल्का सा कांप गया। उसने सोचा था कि यह खेल सिर्फ उसके और कपिल के बीच सीमित है। उसने सोचा था कि वो सिर्फ अपने पति को रास्ते से हटाकर अपना बैंक बैलेंस भरेगी, लेकिन राजवीर तो सिर्फ कपिल को बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि राजवीर तो पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को हाईजैक कर रहा था। प्रिया समझ गई थी कि अगले हफ्ते संसद में इस पारिवारिक सुरक्षा विधेयक 2026 के पास होने के बाद कितनी भयानक स्थिति पैदा होगी।
पूरे देश में प्रिया जैसी हजारों लाखों स्वार्थी और लालची औरतें इस कानून का फायदा उठाएंगी। वे पैसों के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में या सिर्फ गुस्से में अपने पतियों के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाएंगी और सिर्फ इस एक झूठे कानून के दम पर देश भर के लाखों बेगुनाह मर्द जो दिन रात मेहनत करके अपना घर परिवार चलाते हैं, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी जांच के जेल की चक्की पीसेंगे। उनके बूढ़े माँ बाप को सड़क का भिखारी बनना पड़ेगा। पूरे देश में एक कानूनी कसाई खाना खोला जाएगा और उस कसाई खाने के साइन बोर्ड पर प्रिया का अपना चेहरा चमकेगा। इस खौफनाक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, लाखों घर परिवार टूटकर बिखर जाएंगे। इस विशाल भयानक विनाश लीला के बारे में सोचकर प्रिया का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन अगले ही पल प्रिया ने अपने गले में पहने हीरे के हार पर हाथ रखा। ठंडा चिकना हीरा। इस हार की कीमत कपिल की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा थी। प्रिया ने कमरे के चारों ओर फैली इस शान शौकत, इस ताकत, इस शैंपेन और करोड़पतियों की तरफ देखा। उसके होठों के कोने पर एक बाकी क्रूर हंसी उभर जाए। लाखों मर्द जेल में। प्रिया ने अपने मन में फुसफुसाया, मेरी क्या, मुझे तो अपनी कीमत मिल गई। कपिल जैसे बेवकूफ ईमानदार लोग तो पैदा ही जेल में सड़ने के लिए होते हैं। वे दुनिया सिर्फ उनके लिए है जिनकी जेब में पैसा है और वो खूबसूरती से झूठ बोल सकते हैं। प्रिया ने अपने अंदर के इस स्याह स्वार्थी रूप को पूरी तरह अपना लिया। अगर लाखों बेगुनाहों के आंसुओं के बदले में वो इस सोने के पिंजरे में रानी की तरह जी सकती है, तो वो इस सौदे को भी खुशी खुशी स्वीकार करेगी। प्रिया ने अपना गिलास उठाकर दूर से ही राजवीर की तरफ देखते हुए एक चुपचाप चीयर्स किया। पति तब अपने चरम उन्माद पर पहुंच चुकी थी। हर कोई बिल पास होने की खुशी में डूबा हुआ था। राजवीर मुस्कुराते हुए भीड़ को चीरकर प्रिया की ओर बढ़े। उनकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। राजवीर प्रिया के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए, फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, तैयार रहना प्रिया, हाथ में सिर्फ 7 दिन है। अगले हफ्ते संसद में यह बिल पास होने के बाद इस देश के किसी भी मर्द की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी और तुम उस दोस्त सपूत पर खड़ी सबसे कीमती रानी होगी। दिल्ली के इस आलीशान क्लब में जब शैंपेन के गिलासों में लाखों बेगुनाह मर्दों की आज़ादी बिक रही थी और प्रिया अपने लालच की आग में पूरे देश को जलाने की खुशी में मुस्कुरा रही थी, तब क्या सब खत्म हो गया। हाथ में सिर्फ 7 दिन है। संसद में बिल पेश होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ इन 7 दिनों के अंदर एक अधमरा जंग लगा सरकारी अफसर और एक सुप्रीम कोर्ट का वकील 1700 करोड़ के इस अपराजेय साम्राज्य को कैसे रोकेंगे। या फिर अगले हफ्ते के उस काले दिन के बाद कपिल जैसे आम मर्दों की कहानी हमेशा के लिए जेल की 4 दीवारों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। बाहर से किसी भारी लोहे की चीज से पार्सल गाड़ी के दरवाजे के ताले पर जोर जोर से चोट की जा रही थी। खट 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 आवाज की तीव्रता और गूंज ने लोहे के पूरे डिब्बे को एक विशाल घंटे की तरह कपा दिया था। दरवाजा खोलो, जीआरपी अंदर कौन है, वरना ताला तोड़कर बाहर निकालेंगे। एक रूखी कर्कश आवाज में आई चीख के साथ ही दरवाजे की दरार से एक शक्तिशाली टॉर्च रोशनी ने डिब्बे के अंधेरे को चीर दिया। समीर की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस लोहे के पिंजरे का कोई पिछला दरवाजा नहीं था। वे सचमुच एक जाल में फंस चुके थे और बस कुछ ही पल फिर ताला टूट जाएगा। समीर की नज़र फर्श पर रखे विशाल थर्माकोल के मछली के बक्सों पर गई। बचने का सिर्फ एक ही चरम अमानवीय रास्ता खुला था। समीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किए बिना कपिल की तरफ दौड़ लगाई। कपिल उठ जल्दी, समीर फुसफुसाते हुए लगभग फुफकार उठा। बुखार में जलता कपिल लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। समीर ने एक बड़े थर्माकोल के बक्से का ढक्कन एक झटके में खोल दिया। उसके अंदर घुस जा। कपिल। समीर की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके निर्देश में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जूं तक मत करना, सांस रोक कर रखना। कपिल ने बिना कोई सवाल किए बुखार से तपता हुआ कांपता हुआ अपना शरीर लेकर उस थर्माकोल के बक्से के अंदर घुस गया। समीर ने फर्श पर पड़ा थर्माकोल का ढक्कन उसके ऊपर बंद कर दिया। जस्टिस वर्मा परिचित, इस तरफ आइए, समीर ने इशारा किया। डिब्बे के एकदम आखिरी सिरे पर जहां कुछ गंदे तेल, चिकने जूट के बोले और लकड़ी के टूटे फूटे टुकड़े पड़े थे, तीनों उसके नीचे और शरीर को छिपाकर दुबक गए। ठीक उसी पल
क्रैश, ताला टूट गया और खिसकने वाला दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। बाहर जंगल की ठंडी हवा डिब्बे के अंदर तो घुसी, लेकिन पार्सल गाड़ी के अंदर की उस जमी हुई सड़ी दुर्गंध को जरा भी कम नहीं कर पाई। भारी जूते पहने 4 जीआरपी सिपाही अंदर घुसे। उनके हाथों में लंबे डंडे और शक्तिशाली टार्च थी। बक्से के अंदर दबे हुए कपिल को लगा जैसे वह सचमुच किसी कब्र में घुस गया हो। ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुट रहा था, लेकिन वह सांस नहीं ले पा रहा था। इस अंधेरे बक्से के अंदर लेटे लेटे कपिल को महसूस हुआ कि इंसान को जीने की चाहत कितनी नीचे गिरा सकती है। सिर्फ 2 महीने पहले वह एक पहली श्रेणी का सरकारी अफसर था। उसके एक दस्तखत के लिए ठेकेदार बाहर कतार लगाकर खड़े रहते थे। वह इस्त्री किए हुए साफ कपड़े पहनता था, इत्र लगाता था, और आज आज उसकी पत्नी के लगा एक झूठे आरोप से बचने के लिए उसे सड़ी मछली के ताबूत में खून और मछली की पपड़ी के बीच लेटना पड़ रहा था। इस चरम अपमान ने कपिल के अंदर के आखिरी शरीफ इंसान को पूरी तरह मार डाला। उसे लगा कि जो साम्राज्य उसे इस मछली के बक्से में घुसने मजबूर कर सकता है, उस समाज के किसी नियम, किसी कानून के प्रति अब उसका कोई सम्मान या विश्वास नहीं होना चाहिए। कपिल शर्मा नाम का वह आदर्शवादी, नियम मानकर चलने वाला लड़का इसी थर्माकोल के बक्से के अंदर दम घुटकर मर गया। बाहर जूते की आवाज इधर उधर घूम रही थी। टार्च की रोशनी एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। उप साले, क्या बदबू है, उल्टी जा रही है, एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी। कपिल बक्से के अंदर ये आवाजें सुन रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि कब डंडे की चोट बक्से पर पड़ेगी, कब उसे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला जाएगा, लेकिन नहीं। अरे वो देख, उस कोने में नीले रंग के डिब्बे। एक दूसरी कर्कश आवाज बोली, जल्दी उठाओ उन्हें। मालगाड़ी के गार्ड ने बताया था कि इसी डिब्बे में तस्करी की हुई शराब की पेटियां रखी हैं। जल्दी कर, इस बदबू से मेरा जी में चला रहा है। स्थानीय गिरोह का माल है, अपना हिस्सा लेकर जल्दी कट लो। बक्से के अंदर लेटे कपिल की आंखें अंधेरे में अचानक फैल गईं। ये पुलिस वाले उन्हें ढूंढने आए नहीं थे। राठौर या निरीक्षक दत्त का कोई बेतार संदेश इन तक नहीं पहुंचा था। ये किसी फरारी मुजरिम को नहीं ढूंढ रहे थे। इस आधी रात में घने जंगल के बीच रेलगाड़ी रुकवाकर जीआरपी की यह टोली असल में किसी स्थानीय गिरोह की तस्करी हुई अवैध शराब के बक्से चुराने का, अपनी घूस का हिस्सा लेने आई थी। कुछ भारी बक्से उठाने की आवाज हुई, फिर दरवाजे के पास जूतों की आवाज लौट गई। साला, इस डिब्बे में 1 मिनट और नहीं रुका जाएगा। चल चल, दरवाजा लगा। खिसकने वाला दरवाजा फिर एक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर से जंजीर चढ़ाने की आवाज आई। कुछ पल बाद रेलगाड़ी एक लंबी सीटी दी और फिर से चल पड़ी। लोहे के पहियों के घिसने की आवाज फिर शुरू हो गई। डिब्बे के अंदर फिर से धूप अंधेरा छा गया। समीर ने सावधानी से बोरों के नीचे से बाहर निकलकर दौड़ लगाई और थर्माकोल का ढक्कन हटा दिया। कपिल उठवे चल गए। कपिल धीरे धीरे बक्से से उठकर बैठ गया। उसके पूरे शरीर पर सड़ी मछली की पपड़ी, खून और बर्फ गला गंदा पानी चिपका हुआ था। इस कपकपाती ठंड में उसका शरीर थर थर काँप रहा था। लेकिन समीर ने हैरानी से देखा, कपिल की आंखों में न कोई डर था, न कोई राहत, बल्कि इस नरक से बाहर आने के बाद कपिल की आंखों की नज़र एक अजीब हिम शीतल शून्यता से भर गई थी। परिचित और जस्टिस वर्मा भी अपने छिपने की जगह से बाहर आ गए थे। कपिल की यह भीभत्स हालत देखकर जस्टिस वर्मा की आंखें छलक आईं, लेकिन कपिल फर्श पर बैठकर एक सूखी कड़वी हंसी हंसा। हंसी इतनी अस्वाभाविक थी कि परिचित एक कदम पीछे हट गया। कपिल, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्या भाई? समीर ने अपनी जेब से एक मैला रुमाल निकालकर कपिल का चेहरा पोंछने की कोशिश की। कपिल ने समीर का हाथ धीरे से हटा दिया। तकलीफ नहीं समीर। कपिल की आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब यांत्रिक कठोरता थी। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि मेरी आंखें खुल गई हैं। कपिल फर्श के गंदे पानी को एकटक देखता रहा। मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि राजवीर बंसल जैसे लोग बहुत ताकतवर होते हैं। मैं सोचता था कि उनकी बनाई व्यवस्था एकदम त्रुटिहीन, अवैध है। कपिल बड़बड़ाने लगा, मैं जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। लेकिन आज इस डिब्बे में बैठकर मैं एक परम सत्य समझ गया हूँ। यह व्यवस्था अभेद नहीं है जस्टिस वर्मा, कपिल ने कहा। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार, घूस और स्वार्थ पर टिकी है। राजवीर इन पुलिस वालों को खरीद कर घमंड करता है, लेकिन ये पुलिस वाले असल में किसी के खरीदे हुए गुलाम नहीं,
यह सिर्फ पैसों के गुलाम है। फर्ज छोड़कर, मुजरिम को ढूंढने का काम छोड़कर ये आधी रात को अवैध शराब चुराने आते हैं। इनके अपने अंदर कोई ईमानदारी नहीं, कोई नियम नहीं। कपिल ने अपने बर्फ जैसे ठंडे गंदे हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। भ्रष्टाचार की यह खामियां राजवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है। कपिल की आवाज अब फुसफुसाहट से बदलकर एक धारदार ब्लेड जैसी हो गई थी। जो व्यवस्था पैसों के आगे बिक जाती है, उस व्यवस्था को भावनाओं या ईमानदारी से नहीं जीता जा सकता। उनका भ्रष्टाचार ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। राजवीर उन शायद ऊपर से मंत्रियों, न्यायाधीशों को खरीद लिया होगा, लेकिन निचले स्तर की ये पुलिस वाले, लिपिक और चपरासी, ये किसी भी पल पैसे के लिए या अपने स्वार्थ के लिए अपने मालिक को बेच सकते हैं। समीर कपिल का यह ठंडा इस हिसाब किताब वाला रूप देखकर शहर उठा। वह कपिल नहीं था जो अपनी पत्नी के प्यार के लिए रोता था। यह एक ऐसा इंसान था जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। दिल्ली पहुंचने में और कितना वक्त है, समीर कपिल ने पूछा। और 3 घंटे। भोर की पहली रोशनी होते ही हम दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। कपिल ने सिर हिलाया। यह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके शरीर से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब एक कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। वह राजवीर की फर्जी कंपनियों का पता कैसे लगाएगा, यह स्थानीय व्यवस्था का इस्तेमाल कैसे करेगा। हर चीज का एक खाका उसके दिमाग में तेजी से बनने लगा था। रेलगाड़ी सनसनाते हुए दिल्ली की ओर भागी जा रही थी। खिड़की की दरार से भोर की पहली रोशनी पार्सल गाड़ियों के अंदर झांकने लगी थी। जब भोर की रोशनी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के छत पर पड़ी, तब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। हजारों लोगों की व्यस्तता, कुलियों की चीख पुकार और रेलगाड़ी की सीटी के बीच एक सड़ी दुर्गंध से भरी पार्सल गाड़ी से 4 लोग चुपचाप प्लेटफॉर्म पर उतरे। दिल्ली, भारत की सत्ता का केंद्र बिंदु। यही राजवीर और प्रिया अपने 1700 करोड़ के अपराज्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे हैं, और यहीं भिखारियों की तरह शरीर पर कीचड़ और मछली की पपड़ी मले हुए कपिल आकर खड़ा हुआ था। दिल्ली के इस विशाल ताकत पर शहर में कपिल और उसके साथी अब सचमुच सड़क के भिखारी थे। जेब में पैसे नहीं थे, शरीर पर सड़ी हुई बदबू और पुलिस के पकड़े जाने का डर। इस विशाल शहर के राजपथ पर जहां राजवीर और प्रिया की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग आम जनता की मगज धुलाई कर रहे थे, वहां खड़ा एक अधमरा कंगाल इंसान अपनी जंग कैसे शुरू करेगा। क्या कपिल सच में राजवीर के दुर्ग में दरार डाल पाएगा, या फिर दिल्ली के इस निष्ठुर फुटपाथ पर उन्हें हमेशा के लिए खो जाना होगा। दिल्ली के 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का माहौल एसी की कपकपा देने वाली ठंड में एकदम जम गया था। खिड़की के बाहर बहुत नीचे दिल्ली के सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन यह आलीशान पेंट हाउस अब सचमुच एक रणनीतिक कक्ष बन चुका था। रात गहरा रही थी। विशाल महोगनी की लकड़ी, खाने की मेज पर अनगिनत फाइलें, लैपटॉप और कॉफी के खाली मग बिखरे पड़े थे। कमरे में एक कोने में इटालियन चमड़ा के सोफे पर प्रिया बैठी थी। उसके सीने में एक अजीब अनजाना डर घर कर रहा था। वह समझ पा रही थी कि उसने जो पत्थर पहाड़ की चोटी से लुढ़काया था, वह अब एक भयानक तूफान बन चुका है, जो शायद एक दिन उसे भी निगल जाएगा। मेज की दूसरी तरफ शर्मिष्ठा बैठी थी। उसकी आंखें पर पतले फ्रेम का चश्मा था और लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक पैशाचिक भावहीन कठोरता ला रही थी। शर्मिष्ठा सिर्फ एक स्वयंसेवी संस्था नहीं चलाती थी, वह इस पूरे घिनौनी प्रणाली की मुख्य सूत्रधार है। प्रिया, इधर आओ। शर्मिष्ठा ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना पुकारा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, एकदम किसी मशीनी से निकला हुआ हुक्म। प्रिया धीमे कदमों से सोफा छोड़कर मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। शर्मिष्ठा ने अपनी गोद में रखा हुआ नवीनतम मॉडल का आईपैड प्रिया की तरफ घुमा दिया। दिन भर तो टीवी के पर्दे पर बहुत रोली। शर्मिष्ठा एक ठंडी हंसी हंसी। लेकिन देखो प्रिया, टीवी के समाचार चैनल अब ज्यादातर बुजुर्ग लोग देखते हैं, जिनकी उम्र 50। यहाँ पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक ठीक वैसी ही है जैसी फोटो में लिखी हुई है। ये ऊपर से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे बैठक में बैठकर तुम्हारा वो प्रमुख समय साक्षात्कार देखेंगे। उनका वोट और सहानुभूति हमें मिल गई, लेकिन हमारा असली निशाना तो वे है ही नहीं। प्रिया ने भौहें सिकोड़कर आईपैड की स्क्रीन की तरफ देखा।
हमारा असली निशाना है युवा पीढ़ी। शर्मिष्ठा ने आईपैड की स्क्रीन को स्वाइप किया। जिनकी उम्र 15 से 25 के बीच है, यह पीढ़ी टीवी नहीं देखती, यह सोशल मीडिया पर जाती है। ये कोई खबर या सच्चाई की जांच नहीं करते, ये सिर्फ चलन का पालन करते हैं। हमारा कल सुबह का योजना है इस पीढ़ी की विचारों को बदलना, इनके दिमाग में यह डाल देना कि देश का हर पुरुष असल में एक एक बलात्कारी है, एक एक जानवर है। शर्मिष्ठा ने आईपैड पर एक वीडियो चलाया। वीडियो इंस्टाग्राम की एक रील थी। रील पर देश की एक बेहद लोकप्रिय मेकअप और जीवन शैली प्रभावशाली व्यक्ति दिख रही थी, जिसके अनुयायी की संख्या 5-10 लाख से ज़्यादा थी। उस लड़की को आमतौर पर महंगे ब्रांड के मेकअप और विदेशी जगह पर मुस्कुराते हुए देखा जाता है, लेकिन आज एक वीडियो में उसके बाल अस्त व्यस्त थे, लाखों का काजल फैला हुआ था और चेहरा पड़ा था। वह कैमरे की तरफ देखकर हाउ हाउ करके रो रही थी। लड़की फपक फपक कर रही थी। आज प्रिया का यह दर्द बहुत ज़्यादा खुद को जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे पूर्व प्रेमी ने मुझे महीनों तक एक अंधेरे कमरे में बंद करके मारा पीटा। हम लड़कियाँ असल में कभी भी सुरक्षित नहीं है। सारे मर्द असल में एक एक अत्याचारी जानवर हैं। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम आपको प्रिया के साथ खड़ा होना होगा। हैशटैग सपोर्ट माया, हैशटैग पास द विल 2026। प्रिया की आंखों में हैरानी से बड़ी हो गई। वह तो इस लड़की को जानती थी। पिछले महीने ही एक पार्टी में इस लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। लड़की तो अपने प्रेमी के पैसे पर दुबई यात्रा करके अभी अभी लौटी थी। उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शर्मिष्ठा ने वीडियो रोककर दूसरा वीडियो चलाया। इस बार एक लोकप्रिय यूट्यूबर था। वह भी इसी तरह ग्लिसरीन के आंसू बहाकर अपने पिता के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ जुल्म की काल्पनिक कहानियां सुना रहा था। उन सब के रोने का तरीका एक था, उन सब का संदेश एक था, मर्द मतलब जानवर। ये ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। शर्मिष्ठा दी। प्रिया के गले में एक दबी हुई आवाज निकली। इनमें से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। ये एक ऐसा क्यों कर रहे हैं? शर्मिष्ठा ने आईपैड बंद करके मेज पर रख दिया। फिर वह ऐसा हट्टास कर रही उठी जिसे सुनकर प्रिया की रीढ़ में एक बर्फीली रहर दौड़ गई। बिल्कुल उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वे सब के सब सफेद झूठ बोल रहे हैं। शर्मिष्ठा हंसते हंसते बोली, मैं जानती हूँ कि वे झूठ बोल रहे हैं, तुम जानती हो कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 15 साल की जो महाविद्यालय की लड़की उन्हें भगवान मानती है, वह तो नहीं जानती। ये प्रभावशाली व्यक्ति पैसों के लिए अपनी भावनाएं बेचते हैं। ये 15 सेकंड के झूठे आंसुओं वाले वीडियो बनाने के लिए उनमें से हर एक मुझसे 5-5 लाख रुपए नगद भुगतान लिया है। पटकथा मेरे दिल से लिखी है। प्रिया स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। उसका दिमाग जैसे खाली हो गया था। सबसे खौफनाक बात क्या है जानती हो प्रिया? खिड़की के पास से विस्की का गिलास हाथ में लिए राजवीर बंसल आगे आया। उसकी आंखों में परम पैशाचिक आनंद था। सबसे खौफनाक बात है व्यूज। कल सुबह जब इन हजारों प्रभावशाली व्यक्तियों के कोने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होगा। 15 से 20 साल के जो लड़के लड़कियां उन्हें अनुसरण करते हैं, वे इन झूठे आंसुओं को देखकर सच में मर्दों से नफरत करने लगेंगे। वे जांच नहीं करेंगे, वे सिर्फ देखेंगे कि सब रो रहे हैं तो वो भी रोएंगे। वे हैशटैग चलन में चलाएंगे। राजवीर और शर्मिष्ठा का यह मुख्य योजना कितना भयानक है। अब यह प्रिया की आंखों के सामने पानी की तरह साफ हो गया था। जो लड़का दिन भर लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खाकर, मालिक की डांट सुनकर, अपना पसीना बहाकर महीनों के आखिर में कुछ हजार रुपए तनख्वाह पाता है, उसकी जिंदगी का इकलौता सपना अपने माँ बाप को थोड़ा अच्छी जिंदगी देना, अपने परिवार को खुश रखना। वह लड़का जब कल सुबह अपना मोबाइल खोलेगा तो देखेगा कि पूरी दुनिया उसे जानवर कहकर गाली दे रही है। इस सोशल मीडिया के युग में एक बेकसूर लड़के की जिंदगी तबाह करने के लिए अब किसी वकील, किसी अदालत या किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सड़क पर चलता हुआ एक लड़का अब इस डर में जिएगा कि कब कौन उसकी तरफ उंगली उठाकर एक नकली रील बना दे। कोई लड़की शायद सिर्फ अपने गुस्से में या थोड़ा तेजी से फैलने के लालच में कमरे के सामने खड़ी होकर 2 बूंद ग्लिसरीन के आंसू बहाकर कह देगी, इस लड़के ने मुझे परेशान किया है। बस वह 15 सेकंड का वीडियो ही एक लड़के की जिंदगी भर की ईमानदारी, उसकी चरित्र, उसकी शिक्षा
को एक सेकंड में मिट्टी में मिला देगा। कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। पुलिस के कोई जांच करने से पहले ही सोशल मीडिया उसे सामाजिक बलात्कारी बना देगा। उसकी नौकरी चली जाएगी। उसके माँ बाप अपमान से घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समाज उसे डिजिटल रूप में पीट पीट कर मार डालेगा। आम पुरुष असल में एक विशाल कॉर्पोरेट मशीन के नीचे पड़ी एक असहाय चींटी की तरह है। उसमें कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। एक पुरुष अगर यह झूठा आरोप बर्दाश्त न कर पाने पर फांसी लगाकर भी कर ले तो भी इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे उसकी खबर भी इन समाचार चैनलों और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक सामग्री बन जाएगी, जिसे बेचकर वे और कुछ पैसे और टीआरपी कमाएंगे। पुरुषों के आंसू, पुरुषों के अवसाद, पुरुषों की मौत का इस बाजार में कोई मोल नहीं है, जब तक कि उससे कोई लाभ ना कमा सकें। प्रिया सोफे पर धप से बैठ गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह तो सिर्फ कपिल को सजा देना चाहती थी। वह तो सिर्फ एक फ्लैट और कुछ पैसे चाहती थी, लेकिन उसने यह क्या कर दिया। उसका वह एक झूठा आरोप, उसका वह झूठा साक्षात्कार आज एक पूरे देश के लाखों अर्जुनों का मौत है का फरमान बन गया है। अगले हफ्ते संसद में यह विधेयक पारित हो गया तो इन 15 सेकंड के वीडियो के आधार पर लाखों बेकसूर पुरुष बिना मुकदमे के जेल की अंधेरी कोठरियों में सड़कर मरेंगे। कल सुबह 8 बजे ये सारे वीडियो एक साथ लाइव होंगे। शर्मिष्ठा ने कीबोर्ड पर शेड्यूल बटन दबाकर एक जानलेवा मुस्कान दी और ठीक उसके 1 घंटे बाद सुबह 9 बजे हमारी बड़ी प्रेस वार्ता है, जहां प्रिया तुम देश के सामने खड़े होकर उस विधेयक को पारित कराने के लिए हाथ जोड़कर अपील करोगी। पूरा देश तब तुम्हारे आंसुओं में बहेगा। राजवीर ने विस्की का गिलास एक घूंट में खत्म करते तृप्ति की हंसी हंसा। यह 17 करोड़ का साम्राज्य अब उसकी मुट्ठी में है। यह समाज, यह कानून, यह सोशल मीडिया, सब कुछ उसका खरीदा हुआ गुलाम है। आम पुरुषों तो सिर्फ उसके एक कसाई खाने का कच्चा माल है। दिल्ली के इस आलीशान 5 सितारा होटल में बैठकर जब राजवीर और शर्मिष्ठा सोशल मीडिया और नकली प्रभावशीलता व्यक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे देश के आम बेकसूर पुरुषों के खिलाफ एक डिजिटल फांसी का मंच तैयार कर रहे थे, ठीक उसी पल पुरानी दिल्ली के किसी गंदे अंधेरे फुटपाथ पर सड़ी मछलियों की बदबू से सना हुआ लेटा था कपिल। अदालत, कानून और समाज जब झूठे आंसुओं के आगे बिक चुके थे, तब कपिल और समीर कैसे लड़ेंगे इस अदृश्य ताकतवर दानव के खिलाफ। या फिर कल सुबह का पहला सूरज ही कपिल जैसे लाखों पुरुषों के ताबूत में आखिरी कील हमेशा के लिए ठोक देगा। जानेंगे कहानी के अगले भाग में।